बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फराह में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हों, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हूँ। एक शेर है, आज उसने दुख भी अपने अलहदा कर लिए, और कुछ जगहों पे है कि आज उसने दर्द भी अपने अलहदा कर लिए, आज मैं रोया तो मेरे साथ वो रोया ना था। बाज़ औक़ात कैफ़ियत इनफ़रादी ज़िंदगी में भी वैलिड होती हैं और अक्सर इज्तिमाई ज़िंदगी में भी। आपने सुना होगा, और वो सफ़ूरा गोट का वाक़या जिसमें कि हम अभी तक ये डिस्कस कर रहे थे कि कितनी बर्बरियत है, कितनी दहशत है और कितनी दहशत गर्दी है कि जिन लोगों ने ये वाक़या किया, क्या उनके अंदर इंसानियत नहीं थी, क्या उनके अंदर दिल नहीं था, वो धड़कता नहीं था, वो किसी रिश्ते, किसी एहसास के साथ किसी से जुड़े हुए नहीं थे, वो जानते नहीं थे कि लोग कितने कीमती होते हैं, जानें कितनी कीमती होती हैं। ये जो लोग आज घरों से निकले हुए हैं, कितने लोग इनकी घर वापसी की और आमद के मुंतज़िर होंगे, कितनी खुशियाँ, कितने कुंबे, कितने ख़ानदान इनकी मुस्कुराहट से, इनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए होंगे। लेकिन उन्होंने कितने बेईमाना और सफ़ाकाना अंदाज़ में वो कदम उठा लिया कि जो कदम जो है उठाते हुए कोई भी इंसान, शायद मेरा ख़्याल है कि कई दफ़ा काम जाता होगा। और फिर उससे बड़ी हैरानकुन खबर जो हमें सुनने को मिली वो ये थी कि हाईली एजुकेटेड लोग थे जो कि दहशतगर्दी की इस कार्रवाई में मुलव्विस थे। और मुलव्विस होने का मतलब ये है कि एक IBA, एक मास्टर्स इन इस्लामियात और फिर इसके साथ इसी तरह चारों जो हैं वो बड़े पढ़े लिखे लोग, और पढ़े लिखे भी अच्छे इंस्टीट्यूट से, अच्छी जगहों से, इदारों से। तो सवालिया निशानी पैदा होता है जो शेर जो मैंने सबसे पहले पढ़ा है कि आज उसने दर्द भी अपने अलहदा कर लिए, आज मैं रोया तो मेरे साथ वो रोया ना था। आखिर ऐसी कौन सी खलीज हाइल हो गई, आखिर ऐसी कौन सी दूरी है कि जो आ जाती है और हमारे इदारे, भले वो मजहबी कोई इदारे हों, भले वो मदरसे हों, भले वो बहुत मॉडर्न एजुकेशन के इदारे हों, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो देने में नाकाम है कि जिसके साथ हमारे जो नौजवान नस्ल है या हमारे नापुख्ता जहन जो हैं वो इस दहशतगर्दी का शिकार हो जाते हैं, इसकी लपेट में आ जाते हैं। आखिर वो कौन से नारे हैं जो उन्हें इतने दिल फरेब लगते हैं और इतने उनके अंदर जगह बना लेते हैं, और वो कौन सी खाली जगह है जो इतनी ज़्यादा है उनके अंदर कि जिसे भरने के लिए फिर इस तरह की चीज़ें और इस तरह की कार्रवाइयाँ और इस तरह के लोग जो हैं वो आ जाते हैं और वो उनके दिमाग को मुसख्खर कर लेते हैं। आखिर वो दिमाग इतने नापुख्ता क्यों है, आखिर उनकी तरबियत में वो जो कमी है, वो खला है, वो कौन छोड़ता है, वो किस लिए रह जाता है। ये तमाम सवालिया निशान हैं कि जिनको हमें बहुत एड्रेस करना पड़ेगा अगर हमने अपने मुल्क से वाकई इस तरह की सोच और रवैये को ख़त्म करना है जो कि असल जड़ है, बुनियाद है इस दहशतगर्दी की। बददियानती भी है, उसके साथ साथ नालायकी भी है, उसके साथ साथ करप्शन भी है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो सोच की है कि जिस सोच के साथ हम समझते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, जो हम कर रहे हैं वो मुनासिब है, जो हम कर रहे हैं वो जायज़ है। और जब कोई भी इंसान अपनी गलती का इतराफ़ और इकरार करने के बजाय उस पर झूठ के पर्दे डालना शुरू कर दे और ये समझे कि वो जो कुछ कर रहा है उसके साथ वो किसी भी दूसरे शख्स को धोखा दे लेगा या बेवकूफ़ बना लेगा, तो ये एक ऐसा रवैया है कि जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और ये वो रवैया है जो कि आज तक हमारे यहाँ पे अनएड्रेस जा रहा है। बड़ी ज़रूरत है कि हम अपने घरों के अंदर अब इस चीज़ को डिस्कस करना और सोचना शुरू करें, बैठें आपस में। और वो जो माँ बाप की नशिस्तें हुआ करती थी बच्चों के साथ, जहाँ पे मुख्तलिफ ज़िंदगी की मौज़ूआत और लाइफ स्किल्स और उसके साथ साथ ज़िंदगी की ऊँच नीच के बारे में बात की जाती थी, उसके बारे में दोबारा से बात की जाए, उन्हें समझाया जाए, बताया जाए। हमारे इर्द गिर्द तेज़ी से बदलते हुए माहौल के जो असरात हैं उनका मुकाबला करने के लिए उनकी सोच के अंदर बहुत सारी तब्दीलियों की ज़रूरत है, उनको बहुत सारा कुछ घर से बताने की ज़रूरत है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक बदकिस्मती से एक ऐसा मुल्क जहाँ पर कि बेरोज़गारी है, जहाँ पर कि फ्रस्ट्रेशन है, जहाँ पर कि बहुत सारे नौजवानों को लगता है कि उन्हें जायज़ तरीके से अपना मुस्तकबिल बनाने का मौका नहीं मिल सकता, वो इस तरह के बहुत सारे मामलात का शिकार और उनमें मुलव्विस जो है होते रहेंगे, जो कि एक परेशान कुन बात है। सो ज़रूरी है कि अब जबकि गर्मियों की छुट्टियाँ होने जा रही हैं और हम सब लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठे होंगे, बहुत सारा वक्त ख़ानदान इकट्ठे गुजारेंगे, तो उसमें हम इन तमाम चीज़ों को एक मौका समझ कर ज़रूर बात करें आपस में और ज़रूर डिस्कस करें और दुआ करें उसके साथ साथ ये कि हमारा मुल्क जो है वो दहशतगर्दों से, दहशतगर्दों की सोच से और उनकी कार्रवाइयों से हमेशा पाक और महफूज रह सके। आज का जो शो है उसकी तरफ मैं आपको लेके चलूँगी। आज का शो अगेन एक नॉस्टैल्जिक से मूड में होगा, इसलिए कि जिस मेहमान से हमारी मुलाकात होने जा रही है, मैं तो जब उन्हें देखती हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आता है। इसलिए कि मुझे याद है कि आज भी जब मैं बैठे होते थे
और टेलीविज़न स्क्रीन पर ही आती थी तो मेरी अम्मा के चेहरे पे अजीब सी खुशी आ जाती थी और वो कहती थी मुन्नी बेगम। और उसके साथ ही मैं कभी अपनी अम्मा को देखा करती थी, कभी स्क्रीन पे इनको, कभी अम्मा को, कभी इनको। मुझे समझ नहीं आती थी कि आखिर ऐसी ख़ास बात है क्या। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे वो ख़ास बात जो है वो समझ आती चलेगी, इसलिए कि जितनी सादगी के साथ और उसके साथ साथ जितने कमाल के साथ ये खूबसूरत अंदाज में गाती हैं वो हमारा दिल मोह लेती है और दिल जीत लेती है। तो आज हमारी सुबह की नशिस्त जो है वो अपनी इसी कमाल किस्म की फ़नकारा के साथ होगी। खूबसूरत गज़लें और गीत हम आपकी नज़र करेंगे और उसके साथ साथ उनसे गपशप मुलाकात भी शो का हिस्सा है। और इसके अलावा आज चूँकि मैं अभी गर्मियों के हवाले से जिक्र करी थी छुट्टियों का, तो छुट्टियों में मैं चाहूँगी कि ज़रूर हम सब बाहर निकलें और अपने मुल्क के जो मुख्तलिफ़ खूबसूरतियाँ और मुख्तलिफ़ हिस्से उन्हें एक्सप्लोर करें। और आज मैं आपको ना दोबारा से कुछ एपिसोड्स रह गए थे हमारे नारान कागान के सफ़र की, वो दिखाऊंगी। वैसे तो उस सफ़र के बारे में मुझे लगता है कि जैसे नहीं रोज़ाना अगले दिन दादाजी को याद कराना पड़ता था कि वो कहानी फिर आगे क्या हुआ था, तो वो कहते थे वो कहाँ पे पहुँचे थे हम, तो उन्हें याद दिलाना पड़ता। फिर वो एक जगह से कहानी शुरू करते थे तो उन्हें याद दिलाना पड़ता था कि नहीं नहीं वो जिन तो उठा के ले गया हुआ था परी को, अब तो उससे आगे चलना था हमने। तो हमारा भी सफ़र जो है वो कुछ इसी तरह के ब्रेक्स में चल रहा है। लेकिन आज जो सफ़र है उसके बारे में आप देखेंगे कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने किन खूबसूरत इलाकों से, खूबसूरतियों से, वादियों से, पहाड़ों से, उसके साथ साथ आबशारों से नवाजा है। क्योंकि अब हम एंटर हो गए थे शुगरान से नारान कागान की तरफ और नारान तक पहुँचे हैं और फिर उसके बाद कागान की तरफ भी चलेंगे ताकि आप वो तमाम खूबसूरतियाँ जो है हमारे कैमरे की नज़र से अपने घर में बैठे इंजॉय कर सकें। और ज़रूर प्लान करें गर्मियों में इन इलाकों में जाने का। ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। खुश आमदीद और सुबह बखैर। जनाब हम मिलेंगे अपनी मेहमान से, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने आपको कहा है आपको एक खूबसूरत से सफ़र पे लेके चलना है जहाँ पर आप हमारे हम सफ़र रहेंगे। नारान से जब हमने कागान की तरफ सफ़र का आगाज़ किया तो रास्ते में कुछ पड़ाव, कुछ जगहों पे कुछ रुकते हुए, कुछ बातें करते हुए हम चले थे। वो सफ़र जो है वो आप देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। अभी उसके बाद वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात मुन्नी बेगम से और खूबसूरत गीत और गज़लें, फरमाइशें अपनी जो है वो आप लिख रखिए, कॉल करके शो में शामिल हो सकते हैं और हमें नोट करवा सकते हैं। वादिये कागान में अपने सफ़र का हमने आगाज़ जो बालाकोट से किया था, तो पारस महांडरी से गुजरते हुए ये इस वक्त जगह कस्बा जो कि ये गांव कह ले, ओनली परमानेंट गांव आखिरी जो होगा कागान का, उससे पहले एक जगह है, खूबसूरत सा रिजॉर्ट है। क्या नज़ारे हैं, क्या वादियाँ हैं। और वादी कागान जो है 160 किलोमीटर लंबी ये वादी है। और इस वादी की जो कमाल बात यह है कि ये गर्मियों में तो बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे कहते हैं जन्नत की तरह पुरफ़ज़ा एक मकाम है। इस तरह से तुंदुख तेज़ बहता हुआ दरियाए कुनहार जो कि पूरी रवानी के साथ बहता है। ट्राउट मछली यहाँ पर जगह जगह आपको स्टॉल्स में मिलेगी। पीछे बर्फानी ये चोटियाँ, उसके साथ ये देवदार के बड़े हसीन जंगलात, चरागाहें और ये तमाम नज़ारे जो कि देखने वालों को दावत नज़ारा देते हैं। सो हम यहाँ पर रुके खाना वाना खाने के लिए और दरियाए कुनहार के किनारे बैठकर खाना खाने का अपना ही लुत्फ़ है और अपना ही मज़ा है। आ रहे थे ना हम भी, तो रास्ते में बहुत सारे लोग जो कि अपने मवेशी लेकर आ रहे थे और जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद ऐसी है जो माल मवेशी चराते हैं। और यहाँ से कुछ आगे जो कागान का गांव है वो सिर्फ वाहिद गांव है जो कि परमानेंट विलेज है, यानी सर्दियाँ और गर्मियाँ सारा साल वहाँ पर आबादी रहती है।
वरना उसके बाद आगे जो नारायण की वादियाँ जहाँ पर हम जा रहे हैं और जो हमारा आखिरी ठिकाना है, वहाँ पर जो है लोग सिर्फ सर्दियों में गर्मियों में जाते हैं, अपने माल मवेशी चराते हैं, रहते हैं वहाँ पर गर्मियों के 3-4 महीने, और जैसे ही अक्टूबर में सर्दियों का आगाज़ होता है तो वो नीचे आ जाते हैं, क्योंकि सारा इलाका बर्फ़ से ढक जाता है। छोटी मोटी बहुत सारी साफ़ पानी की आबशारें हैं जो ये दरख्त इस साइड पे भी, इस साइड पे भी बर्फ़ से ढकी हुई चूँकि चोटियाँ मौजूद हैं, तो उनमें से पानी रिस रिस कर छोटी छोटी आबशारों की सूरत में आ रहा है। वो सब नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि एक एक जगह को बैठ कर दिल करता है कि घंटों बंदा ऐसे देखता रहे, और वो सारी चीज़ें जो कि हम ख्वाबों में विजुलाइज करते हैं किसी भी जगह की खूबसूरती के बारे में, वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती हैं। किसी भी इलाके में जब हम आते हैं तो उसका एक अपना कल्चर है, वहाँ लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे कोई ख़तरा नहीं है, और जो कहते हैं डराते हैं कि ये है और पता नहीं हालात क्या हैं कैसे हैं, तमाम लोग बहुत वेलकमिंग हैं। उनकी गुज़र औकात जो है वो लोगों के यहाँ पर आने पर है, इसलिए वो बहुत अच्छी तरह से मेहमानों को चाहते हैं कि मेहमान ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएँ, और उनकी लिए वो मतलब हर तरह की कोशिशें और काविशें भी करते हैं। इतना मज़ा आ रहा है और इतना रिफ़्रेशिंग है कि गर्मियों की छुट्टियों में वक्त गुजारने के लिए अपने और ख़ानदान के साथ मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर आइडियल जगह कोई और है। और ये जो असल पाकिस्तान की तस्वीर है, हमें इसको पूरी दुनिया में बताना है, और उसी सूरत में मुमकिन है जब हम खुद इन चीज़ों को वैल्यू करेंगे, प्यार करेंगे, और फिर इस प्यार का इजहार भी करेंगे और इसको बढ़ाएंगे। तो यहाँ आने का मकसद भी है ना, प्यारे पाकिस्तान का प्यारा सफ़र, जहाँ पर आप और मैं एक दूसरे के हम सफ़र। पहुंच चुके हैं इस वक्त कागान बाज़ार में, जो कि इस इलाके का सबसे बड़ा कह लें कस्बा है, गाँव है, शहर है। 3000 की आबादी है, और इस बाज़ार में आपको छोटी मोटी ज़रूरत की तमाम चीज़ें मिलती हैं। ज़रा दरमियाने दर्जे के कमरे के से लेकर ज़रा सस्ते कमरों तक हर एक चीज़ें मैसर है। लेकिन जिस ज़माने में सीज़न होता है तो सीज़न के दिनों में कुछ भी सस्ता नहीं होता, चीज़ें खासी एक्सपेंसिव मिल रही होती हैं। रोज़मर्रा ज़रूरियात की चीज़ें जो हैं आसानी से दस्तयाब हैं। 3000 की आबादी पर मुश्तमिल ये जो कागान है, इसी के ऊपर इस पूरी वादी का नाम भी है, और ये परमानेंट गांव है, जिसका मतलब है कि 24 महीने साल के 12 महीने यहाँ पर लोग मौजूद रहते हैं। बाकी इलाकों में ये होता है कि गर्मियों में तो जाते हैं नारायण की तरफ, और सर्दियों में सब लोग नीचे आ जाते हैं। खासा पुरौनक है, और आपको इसमें एक नज़र मैं ज़रूर दौड़वाऊँगी ताकि आप देख सकें कि क्या क्या चीज़ें इस वक्त इस बाज़ार में, नारायण बाज़ार में अवेलेबल हैं। चलो, कहते हो नीचे नीचे? अच्छा, ऊपर गए हो कभी? झील सैफुल मलूक गए हो? नहीं। नहीं, क्यों? नहीं। सारी दुनिया से लोग उसे देखने आते हैं, तुमने नहीं देखा वहाँ? ना। क्यों भाई, दिल नहीं चाहता? नहीं। अच्छा, क्या करते हो, पढ़ते हो? जी। किस क्लास में पढ़ते हो? 2 में। आजकल स्कूल खुले में? जी। यहाँ पे स्कूल में समर वेकेशंस नहीं होती। कितने लोगों की आबादी है ये तकरीबन छोटे बड़े 1 लाख की आबादी होगी। अच्छा, और कितने का कमरा मिल जाता है आजकल के मौसम में? कमरा आजकल मुख्तलिफ रेट है यहाँ पे जी, कमरा है, कमरे का निज़ाम है, सस्ता भी है महंगा भी है। सस्ता कितने का है, महंगा कितने का? सस्ता होगा कोई 1000 रुपए का, और महंगा? महंगे से महंगा 5000। आना चाहिए, बाइक्स पे खतरनाक नहीं है? है तो खतरनाक, लेकिन चलें एंजॉय करे इंसान। ये अच्छा, एंजॉय करे, भले खतरा हो। खतरा तो है, खतरा तो आप गाड़ी में आए तो वो भी है ही है खतरा। किस किस्म के खतरात हैं? तकरीबन खतरात तो कुछ इतने नहीं है, थोड़ी आगे डेंजरस है रोड, बाकी तो ठीक रखा हुआ है। जी जी तस्वीरें भी मैंने बनाई हैं। जी बहुत ज्यादा पैसे भी निकलते हैं कहीं, या यहाँ के लिए खास तौर पे निकले? ये स्पेशल हम लोग आए हैं, ये वो मोमेंट्स हमारी लाइफ के जो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। देखा आपने, हर बंदे का जो यहाँ पे आ रहा है उसका कहना है ये वो मोमेंट्स है ज़िंदगी के, इसे भूल ही नहीं पाएंगे। सो आप भी अगर ऐसे ही यादगार मोमेंट्स गुजारना चाहते हैं तो कागान का रुख करना ही पड़ेगा।
बहुत ठंड है। कहाँ से आई हैं आप? मैं लाहौर से। लाहौर से। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत मज़ा आ रहा है, ठंडा पानी है, बहुत फ्रीजिंग वाटर है ना? बहुत ज्यादा ठंडा पानी है। हाँ जी, बहुत ज्यादा ठंडा पानी है। कहाँ कहाँ गए हैं? हम लोग शुक्रान गए हैं और अब इधर आ रहे हैं। अच्छा, अब कहाँ जाने का इरादा है? अब नारायण जाएंगे, कागान जाएंगे, झील सैफन मुलुक जाएंगे। वाह जी वाह, जबरदस्त। ज़बरदस्त जी। कागान पूरी दुनिया में मशहूर है अपनी खूबसूरती की वजह से, बिल्कुल। और ऑब्वियसली ये ग्लेशियर्स जो है पिघल रहे हैं, पानी बहुत ठंडा है। हमने रेस लगाई है, कौन इधर से उधर तक जल्दी पहुंचता है। 1 2 3 गो। जिंदा दिलाने लाहौर जहाँ भी हो, रंग और महफिल खुद ही जमा लेते हैं। सो आज यहाँ पर वादी कागान में ठंडे ठार पानी के दरमियान खड़े होकर ये मुकाबला कर रहे हैं तेजी से आम खाने का। 1 2 3 गो। जी जनाब, ये खूबसूरत सा मंजर है बलोदना का। कागान से निकलकर नारान के रास्ते में कुछ देर के बाद ही रोड से नज़र आता है ये खूबसूरत सा नज़ारा, जहाँ पर ये हसीन और जमील वाटरफॉल जो है अब देखने वालों को अपनी तरफ खींच लेती है। सो खाना बदोश ज़िंदगी, जिसमें ये कि ये लोग सारा दिन बकरियाँ चराते हैं और जहाँ शाम पड़ती है वहीं पर खा पी कर गुजारा सो जाते हैं और सुबह वहीं से उठकर अपनी बकरियों को चराना शुरू कर देते हैं। एक दफ़ा ज़रा हमारे कैमरे के लिए भी जैसे बकरी के लिए सीटी मारते हैं, सीटी मार के दिखा दें। बहुत शुक्रिया अब्दुल खान, थैंक यू सो मच। नारान खुद तो खूबसूरत है ही, लेकिन वादी मानसरा की ये सबसे खूबसूरत वादी, जो कि एक खूबसूरत नगीने की तरह है, जहाँ पर हमें दो बहुत हरी पीक्स के दरमियान रास्ते में सफ़र के दौरान बटल के मुकाम पर मिलता है मंजर ये मनूर पीक का। ये वही मनूर पीक है जिसके बिल्कुल पीछे आंसू झील है। क्या खूबसूरत नज़ारा है। डूबते सूरज की शुआएं जब इस बर्फीली चोटी को टच कर रही हैं तो उसका रंग कितना खूबसूरत लग रहा है, और जितना इस वक्त यहाँ एटमॉस्फेयर और दर्जा हरारत ज़बरदस्त है, मैं आपको बता ही नहीं सकती। जनाब, हम आज पहुंचे हैं नारान। ये एक ग्लेशियर, ये बर्फ है जिसके ऊपर मैं खड़ी हुई हूँ। जी जी, जून के मौसम में इतनी जमी हुई बर्फ, वो भी रोड साइड पे। अभी हम किसी पहाड़ की चोटी पे नहीं गए हैं, अभी हम किसी जगह नहीं गए हैं। या मेरे पीछे तो आप खूबसूरत मनाजिर देख ही रहे हैं, चारों तरफ यही हसीन मनाजिर। यहाँ पर आकर पाट चौड़ा हो गया है दरियाए कुनहार का भी, और उसकी जो रवानी है उसमें भी थोड़ा सुकून आ गया है, और माहौल ज़रा चिल और ठंडा। कपड़े चेंज करने को दिल चाह रहा है, लॉन कॉटन नहीं चलेगी, थोड़ा ठंडे कपड़े जो कि इस इलाके में हमें दरकार होंगे चेंज करेंगे हम, क्योंकि हम आज पहुँचे हैं नारान। नारान में एंटर होते ही ऐसे लग रहा है जैसे कोई स्नो फेस्टिवल लगा हुआ है। इतनी फेस्टिविटी है, मतलब हर तरफ रौनक हंगामा की। अभी हम शहर के अंदर दाखिल नहीं हुए, ये वो पहला आखिरी ग्लेशियर है जो कि नारान के दाखिले के साथ ही है। और आप देख रहे हैं कि मनचलों ने कैसे इसको अपने लिए एक एक्टिविटी बनाया हुआ है। लोग वहाँ पे स्लाइड कर रहे हैं, स्नोमैन बनाए हुए हैं, फैमिलीज पूरी आई हुई हैं, खा पी रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, और ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी एक ख़ास फेस्टिवल में शिरकत करने के लिए आ गए हैं। मुझे यकीन है कि बहुत मज़ा आएगा आगे जब नारान के सफ़र पे हम जाएंगे, जो कि अब जीपों पे और बहुत सारी इस तरह की चीज़ों पे होगा।
खुशामदीद और सबब खैर जनाब। मेरी आज की मेहमान के क्या तमगे और क्या इनके गाने और क्या इनके कसीदे में आपको सुनाऊं, इसलिए कि जो जानते हैं वो बखूबी जानते हैं कि मुन्नी बेगम क्या कमाल अंदाज में गाती हैं और एक अरसे से गा रही हैं, हमारे दिल जीत लेती हैं। बहुत सारे अवार्ड्स आपके हिस्से में आ चुके। मेरे साथ हैं इस वक्त मौजूद मुन्नी बेगम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। ये इस खातून से आपको पता है, इनसे मुझे बहुत डर लगता है। पिछली दफ़ा भी आई थी तो इन्होंने मुझे कहा था क्या बात है, दुखी हो, और आज आते ही सबसे पहला सवाल क्या किया है, अभी मेकअप में कोई बात हुई नहीं है, आती मुझे सबसे पहले सवाल किया और सुनाओ शादी हो गई। मैं कहा यार ये आज फिर आपा ने ना कोई बात जो है वो करनी ही है। कैसी है मुन्नी आपा? बिल्कुल ठीक है। आप खैरियत से हैं? बिल्कुल। आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी। अच्छा, ये नादरा बेगम से मुन्नी बेगम, एक बेगम कॉमन है। बेगम असल में मैं जहाँ की रहने वाली हूँ, मुर्शिदाबाद, अच्छा, वेस्ट बंगाल। वहाँ पे मतलब जो खातून जो होती हैं उनको बेगम कहा जाता है, जो सैयद फैमिली से होती हैं, और जो सैयद होते हैं उनको मीर कहा जाता है। तो मैं मीर ख़ानदान की पोती हूँ। मेरे जो दादा थे कपड़े वाले मीर साहब, अच्छा, तो उनकी पोती हूँ, तो उनके उसी सिलसिले से मुझे बेगम कहा जाता है। सही। अच्छा, और लेकिन मतलब लोग मुन्नी से नादरा तक का सफ़र करते हैं और आपने नादरा से मुन्नी तक का कर लिया। मतलब नादरा का नाम था तो मुन्नी बेगम क्यों ज़्यादा लोगों के सामने आया? जब स्कूल में पढ़ती थी मैं, तो उस वक्त तकरीबन 6-7 साल की थी, तो वहाँ पे ढाके में ईस्ट पाकिस्तान एजुकेशन वीक मनाया जाता था। उस पर एक दफ़ा मैंने हिस्सा लिया, तो 3 चीज़ों में, गज़ल और नात और जो वहाँ की बंगाली जो लोकगीत होती थी उस पे, तो वो तीनों पे मैं फर्स्ट आई। तो उस पे मेरे स्कूल को चैम्पियन ट्रॉफी जो होता है वो मेरे स्कूल को मिला। सही। क्यों फर्स्ट प्राइज मेरा स्कूल सबसे ज़्यादा लिया था। और आप मुन्नी से होंगी उस वक्त? उसकी वजह मैं थी, और मैं बहुत दुबली पतली सी, बहुत कमज़ोर सी थी। ठीक। तो फिर मेरे अब्बा को, उन्होंने, मेरे जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने बुलाया, कहने का इसका नाम नादरा बेगम रखा है, ये कहीं से नादरा लगती है। कहती इतनी छोटी सी, इतनी मुन्नी सी, दुबली पतली सी, इसको मुन्नी बुलाया कीजिए। फिर जब से मेरा नाम मुन्नी बेगम पड़ गया, लेकिन घर पे मुझे अब्बा मेरे मुझे मुन्नी माँ बुलाते थे। अच्छा, हाँ। इसका मतलब क्या हुआ? मुन्नी अम्मा, मैं छोटी सी अम्मी थी उनकी। अच्छा, इसका मतलब है घर में रोब-दाब था, हालांकि आप तो सबसे ये रोब में छोटी प्यार थी। बहुत था। अच्छा, सबसे छोटी थी आप 7 बहन भाइयों में? मुझसे छोटी और थी, मुझसे 2 बड़ी। अच्छा, ठीक है, यानी आप तीसरे नंबर नंबर पे पे। थी। सही। तो इसके बावजूद मंझले का तो उमूमन बेचारा ना लाडलों में होता है ना। नहीं, ये पता क्या, जो तीसरे नंबर के जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। माँ बाप को हमेशा ब्लैकमेल करते हैं कि आप दूसरे को प्यार करते हैं, बड़े को, छोटे को, मुझे नहीं। और सबसे ज्यादा माँ बाप उसी को प्यार कर रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है। तो आपके घर में रोब-दाब था शुरू से? मेरा रोब 9-10 साल की उम्र से शुरू हो गया था। वाह। जब मैंने अपने घर को पूरा संभालने की कोशिश शुरू कर दी, तो मेरा रोब ऐसा था कि अब्बा को भी अगर कोई शिकायत अम्मी से होता था तो वो मुझसे करते थे कि आज तुम्हारी अम्मी ने मेरे साथ ऐसा किया। मैंने कहा अच्छा, मैं अम्मा से पूछूंगी। फिर अम्मा कहती थी तुम्हारे अब्बा ने भी मेरे साथ ऐसा किया। मैंने कहा अच्छा, अब्बा से भी पूछूंगी। तो यही करती रहती थी। तो 9-10 साल की उम्र से यानी आप साल की इतनी उम्र से। समझदार और इतनी वो, और जिस बात का आपने जिक्र बड़े ही धीमे अंदाज में कर दिया, यानी घर की कुंभे की जिम्मेदारी अपने कांधों पे उठाना, वो भी 8-9-10 साल की नर्म नाजुक उम्र, और वो भी ये असल में वक्त की बात होती है, और अब आपके ऊपर होता है कि आप उसको किस तरीके से सॉरी, कि आप उसको मैनेज करें। क्योंकि मैं जब 7-8 साल की थी तब मेरे अब्बा को बीमारी हो गया था, टीबी। उस जमाने में टीबी का कोई इलाज नहीं था, तो डॉक्टर ने अब्बा को कह दिया था कि 3 महीने से ज़्यादा नहीं बचेंगे। तो उसकी वजह से अब्बा ने मुझे टीचर बनाने के लिए म्यूजिक सिखाया। अच्छा, लेकिन वो किस्मत है कि वो टीचर तो अल्लाह नहीं ने बनी, स्टार बनाना फनकारा बन गई। अब्बा ने टीचर बनाना था, अल्लाह ने स्टार बनाना था। क्या बात है। अच्छा, बातें तो हम करते रहेंगे, लेकिन मैं अपनी फरमाइश से शुरू कर दूं अगर इजाजत हो तो? सही। अच्छा, तो अभी जो आप गुनगुना रही थी, तुम पूछो और हम ना बताएं, वहां से शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। अभी टूटने वाली बात आज भी है। देखो, नहीं बात नहीं ना मुन्नी, आप बात लगा से कहते दिल टूटने वाली बात आज भी है, क्या करें। तुम पूछो और मैं ना बताऊं, ऐसे तो हालात नहीं। तुम पूछो और
बताऊं, ऐसे तो हालात नहीं। एक जरा सा दिल टूटा है और तो कोई बात नहीं। किसको खबर थी सांवले बादल बिन बरसे उड़ जाते हैं। किसको खबर थी सांवले बादल बिन बरसे उड़ जाते हैं। सावन आया लेकिन अपनी किस्मत में बरसात नहीं। सावन आया लेकिन अपनी किस्मत में बरसात नहीं। मेरे गम की होने पर अहबाब है क्यों हैरान कतील। मेरे गमगी होने पर अहबाब है क्यों हैरान कतील। जैसे मैं पत्थर हूँ मेरे सीने में जज्बात नहीं। जैसे मैं पत्थर हूँ मेरे सीने में जज्बात नहीं। तुम पूछो मैं ना बताऊं, ऐसे तो हालात नहीं। वाह। अच्छा, खुद आपने हर तरह के गाने गाए हैं, खुद किस तरह के गाने ज़्यादा पसंद आते हैं? दुखी ज़्यादा? नहीं। अच्छा, नहीं। मुझे हर किस्म खैर मैं गाती हूँ, मैं रिंदाना, सूफियाना, आशिकाना सारी गज़लें गाती हूँ। सही में रिंदाना वाली जो है वो ज़्यादा वो लोग बहुत मशहूर होती कहते हैं। हैं कि सबसे ज़्यादा मतलब खवातीन में अगर किसी ने किसी रिंदाना ने गाया म्यूजिक गाया तो है सबसे तो ज़्यादा ख्वातीन और मर्द में भी मर्दों में भी। सबसे ज़्यादा मैंने गाया हुआ है। तो इसमें क्यों, ये क्या खास, क्यों ऐसा रहा? जिस वक्त मैं रिकॉर्डिंग करती थी हमारी कंपनी, उस वक्त मुझे पता नहीं था कि ये इस किस्म की गज़लें बहुत, इसकी कैसेट बहुत बिकती है। तो जो हमारे उस वक्त डायरेक्टर थे मंसूर बुखारी साहब, उन्होंने कहा कि इसी किस्म की गज़लें आप गाएं। तो 42 वॉल्यूम मेरा उस वक्त तक निकला। 42 वॉल्यूम में तकरीबन 6-7 गज़लें ऐसी ही होती थी जी। जो पीने पिलाने से, साफ पीने पिलाने की, खाना, हाँ, सारे ये सही। कोलेस्ट्रॉल से भरा हुआ और मस्ती से भी भरा हुआ। बहुत ज़्यादा। सही। अच्छा जी, ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। आज हमने
विड्रॉ किया हुआ है। आज मैंने कोई फरमाइश नहीं करनी है आपसे। अच्छा आपने शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे, खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। तो हमने पिछली दफ़ा जो मैंने फरमाइशें की थी तो उन्होंने मुझे लेबल कर दिया था दुखी हो। आप इतना दुखी दुखी गाना फरमाइश फरमाइश करेंगी थी। तो मैं तो यही कहूँगी। अभी मैं दुखी ही सुना रही हूँ अभी भी। अच्छा नहीं, अब कॉलर्स की फरमाइश लेंगे हम, क्यों क्या कहते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं प्यारी सी फरा? मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज तो आपका प्रोग्राम देखकर और अच्छी हो गई हूँ क्योंकि आपने इतनी प्यारी गेस्ट बुलाई हुई हैं। इसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू। जी, और मैं जो है बस इनकी भी तारीफ करूंगी, इतना प्यारा गुलाब लगाया हुआ है इन्होंने। और जो है मैं इनसे एक फरमाइश करूंगी कि है ना, एक बार मुस्कुरा दो। अरे वाह, चले इस इन्होंने अभी और डेडिकेट किसको करेंगी ये भी तो बता दीजिए। ये मैं अपने हस्बैंड को कर हस्बैंड को ही कर सकते हैं इस तरह की डेडिकेशन। चले जी जी। मुस्कुरा उठे। एक बार मुस्कुरा दो, 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 एक बार मुस्कुरा दो। अफसाने चमन का रुबानी की बदल दो, फूलों का सर चल दो, कलियों का दिल मसल दो, आकाश की जवानी बादल में मुँह छुपाए, महताब डूब जाए, तारों को नींद आए, ज़ोहरा जब भी परी रूप, तमसील मंजू, आँखें शराब रानी, जज्बात में तलातू, खिलते हुए लबों को हंसता हुआ तराना, ऐ दिल नवाज बेकर खातिर में है ज़माना, लब आए अहमरी पर बिखरी हुई खिलाड़ी, ये हल्की हल्की सुर्खी तस्वीर है शफक की, आवारा शुभ जुल्फे रुखसार चूमती है, रुखसार चूमती है, बेफिक्र घूमती है, वो जिस्त का सहारा, तुम मौज में किनारा, लेकिन सुनो खुदारा, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, जुल्मी एक बार मुस्कुरा दो। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, मन में डूब के गाती हैं माशाल्लाह से, कोई डायरी देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आजकल के सिंगर्स की तरह ऐसे छुपा छुपा के चिट देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई पीछे बैठे हुए को बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगला मिसरा ये है। तो ये क्या कमाल है। ये जब मैं छोटी सी अपने उस्ताद से सीखती थी तो एक दफ़ा उस्ताद जी ने मुझे कहा कि हाँ कल क्या बताया था तुम सिखा बता मुझे। तो मैं किताब ढूंढने लगी
कहने की क्या करी, मैंने कहा मैं किताब ढूंढी, उस पर सर मैंने लिख के रखा था। कहने का अगर ये किताब गुम गया तो फिर तो तुम्हारा मौसीकी ख़त्म हो गया, फिर तो तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। फिर मुझे अजीब सा लगा, मैंने कहा सर क्या करूँ, कहने मुँह ज़बानी याद करो। अच्छा, अपने फन को अपने अंदर रखो। सही। तो लेकिन तो उसके बाद से फिर मुझे तकरीबन 200 गज़लें ऐसी हैं जो पूरी याद है मुँह ज़बानी। माशाल्लाह, क्या बात। और वो बाज़ औक़ात वैसे तो आप पे माशाल्लाह गर्दिश वक्त का कोई असर नहीं है ना, गुलाब का फूल जितना ताज़ा है उतनी आपकी शख्सियत भी आज तरोताज़ा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो हाफ़िज़ा भी माशाल्लाह उतना ही ताज़ा है। तो इसके लिए कुछ खुराक की खासियत है या फिर ये क्या कमाल है कि आपको बातें भूलना नहीं शुरू होती? कमाल असल में इसका ये है कि मैं खाने पीने पे बहुत एहतियात करती हूँ, वॉक करती हूँ रोज़ाना 45 मिनट माशाल्लाह। और मैं जौ का खाना ज़्यादा खाती हूँ और सब्ज़ी बहुत खाती हूँ, और मछली जो रेड मीट है उससे बहुत परहेज करती हूँ, तो उससे मेरा वज़न काबू में है, कंट्रोल में है। सही। लेकिन एक और बात भी बड़ी कमाल है आपके अंदर, दिल की खासी साफ है आप, है ना? दिल की बहुत बेधड़क बात कह देती हैं वैसे, कोई सोचती हैं? हाँ, कुछ नहीं, जो दिल में होता है, जिसको मैं घर पे भी ऐसी हूँ कि अगर कोई बात मुझे बुरा लगे तो मैं मुंह पर उनके बता देती हूँ कि ये गलत है, ऐसे नहीं करो। उनको थोड़े से देर के लिए बुरा लगता है, लेकिन बाद में कहते हैं कि नहीं बाजी ठीक कह रही थी। सही कह, सही। अच्छा जी, कॉलर्स की सुन रहे हैं कि आपकी सुन लें? अच्छा, हम कॉलर्स की सुन लेते हैं, आपकी भी दोनों फरमाइश रख के आगे पीछे पूरी कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, बहुत खुशी हो रही है आज। अस्सलाम वालेकुम मुन्नी बेगम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत। इतना अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देख के, मन गुनगुना उठता है, मुंह भी गुनगुना रहा है, हर चीज गुनगुना रही है आपको देख के। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और बल्कि मैं भी गुनगुनाऊंगी, आपसे कहूंगी आपने यही गाना अब हमें अपनी आवाज में गा के सुना। जी जरूर जरूर। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार तो घर आना चाहिए। वो भी अपने अपने, और आपने जरूर सुनाना है, और आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही, अच्छी खत उनको बुलाया आपने, है ना? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये अल्लाह ताला की खास इनाम होता है किसी पे कि उसको देखकर लोगों के दिल में मोहब्बत जागे ना, और ये आप पे है बेहद। ये बस ये अल्लाह की बहुत मेहरबानी है, और आप लोगों की सबकी मोहब्बत और दुआएं हैं मेरे साथ कि आप लोग इतना मुझे पसंद करते हैं, चाहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कमाल तो आपका भी है इसमें। आंटी बड़ी जिस पे डिस्टर्ब हो रही है जी, अभी कह रही है हमारी फरमाइश चुरा ली, माइक दीजिएगा इन्हें। आपने भी यही फरमाइश की थी? हमने भी यही की थी। अच्छा, ये जरा मर्दाना किस्म की फरमाइश है, ख्वातीन के मुंह से थोड़ी मुझे अजीब सी नहीं, बस मुझे यही सुनना है, बस आपको यही सुनना है। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। देखने रकीब के घर जाना चाहिए, ये देखने रकीब के घर जाना चाहिए। नादान जवानी का ज़माना गुज़र गया, नादान जवानी का ज़माना गुज़र गया, नादान जवानी का ज़माना गुज़र गया, अब आ गया बुढ़ापा सुधर जाना चाहिए, अब आ गया बुढ़ापा सुधर जाना
हद से गुजर जाना चाहिए। क्या बात है, आंटी इतना खुश हुई है अपनी फरमाइश के पूरे होने पे, है ना? थैंक यू, बहुत अच्छा, वैसे शुक्रिया। इस गजल की पसंदीदगी की कोई खास वजह है? माइक जी, हम बूढ़े हो गए और कह रही यही वजह है। कोई और फरमाइश आप लोगों के पास है या हम कोई फरमाइश करें? आय हाय हाय हाय, ये देख लें, एक मैं ही नहीं दुखी, हाँ सभी दुखी सभी दुखी। अच्छा, ये जिंदगी का जनाजा जरूर उठाना है। और आप बहुत प्यारी लगी माशाल्लाह। अच्छा, क्या बात। अच्छा, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा। चले जी, फिर अब क्या करें, अवाम की फरमाइश जी, तो फिर उठा दें। सही। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। कयामत से पहले कयामत या रब मेरे सामने दुनिया लुटेगी। जवानी पे मेरी सितम ढाने वाले जरा सोच ले, क्या कहेगा ज़माना। जवानी पे मेरी सितम ढाने वाले जरा सोच ले, क्या कहेगा ज़माना। इधर मेरे अरमान उधर उनके हाथों मेहंदी लगेगी। इधर मेरे अरमान कफन पहनेंगे, उधर उनके हाथों मेहंदी लगेगी। उधर वो भी चुप है, इधर मैं भी चुप हूँ। वो पर्दे के पीछे, मैं पर्दे के आगे, न वो आए आगे, न मैं जाऊं पीछे। वो पर्दे के पीछे, मैं पर्दे के आगे, न वो आए आगे, न मैं जाऊं पीछे। वो आगे बढ़ेंगे तो कुछ भी न होगा, मैं पीछे हटूंगा तो दुनिया हंसेगी। वो आगे बढ़ेंगे तो कुछ भी न होगा, मैं पीछे हटूंगा तो दुनिया हंसेगी। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा,
यार अब बाकी के रोने वाले गाने जो है ना वो घर जाके सुनने हैं। प्लीज शो में ना मुझे रुलाने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है? अच्छा आप गायब कहाँ होगी मिनी आपा, यानी इतना हम लोगों को मैं पिछले 16 साल से अमेरिका में रहती हूँ। एक अमेरिका से हमें बड़ी नफरत है। क्यों? हमारे सारे अच्छे लोगों को अमेरिका खा गया, अमेरिका को प्यारे हो गए, सारे प्यारे हो गए है ना? लेकिन वहाँ अच्छा लगता है क्योंकि बच्चों के पढ़ाई का था ना सारा सिलसिला। मेरी 2 बेटी 1 बेटा है, वो वहाँ पे पढ़ रहे हैं। बड़ी बेटी मेरी इंशाल्लाह अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने वाली है। अच्छा माशाल्लाह। शादी हो गई है उनकी। अच्छा। छोटी वाली जो है वो CPA कर रही है, उनकी भी शादी हो गई। अच्छा। और जो बेटा है अभी वो CPA कर रहा है। तो मुन्नी बेगम पार्ट 2 हमें कोई नहीं नजर आएगा? पार्ट 2 कोई भी नहीं, कोई बनना ही नहीं चाहता है। मेरी जो नवासी है वो कहती है मैं डॉक्टर बनूंगी। अच्छा। और जो मेरा जो नवासा है वो 8 साल का कहता है कि वो ऑथर बनेगा। अच्छा। और साइंटिस्ट बनेगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो तजुर्बा मुझ पे ही करना। मैंने कहा अच्छा। कहता नन्ना तुम्हारे ऊपर किताब लिखेगा। मैंने कहा ओके। सही। अच्छा जी, कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी जी, हाँ ठीक ठाक हूँ, आप सुनाओ, आप कैसे हो? मैं अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। अच्छा फरा, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच गिफ्ट का, मुझे गिफ्ट मिल गया था। चले शुक्र है। ठीक है जी। अच्छा, मुन्नी बेगम को तो हम लोग सब बहुत पसंद करते हैं। बहुत असल शुक्रिया। में मैं थोड़ा परेशान हूँ, तो मैं थोड़ा सा आपसे एक डिस्कस करना चाहती हूँ। जी। मेरे जो बहनोई है वो मुन्नी बेगम को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, अभी है वो हयात माशाल्लाह से। हाँ। मगर ये कि उनकी वो ICU में है, उनके लिए कोई अच्छा सा ना गजल उनको डेडिकेट कर दे। चलिए अल्लाह ताला उनको कोई सा सेहत, भी क्या उनकी सेहत के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हम दुआ करेंगे अल्लाह उनको जिंदगी दे, और सेहत दे, आप इंशाल्लाह, दुआ कर दें, इंशाल्लाह, खास तौर पे इसलिए कि बाजू का बंदा जिसको इंशाल्लाह। पसंद करता है उनकी दुआएं ज्यादा कारामद होती नहीं, हैं। अल्लाह उनको सेहत दे, इंशाल्लाह उनके लिए बहुत दुआ करेंगे। अब ये मुश्किल सी फरमाइश आपने डाल दी, कौन सा गाना उनके लिए करेंगे? लज्जत गम बढ़ा दीजिए, कोई भी गजल जो मरीज़ है। मोहब्बत। मरीज़ मोहब्बत उन्हीं का फसाना। आहा। मरीज़ मोहब्बत उन्हीं का फसाना, सुनाता रहा दम निकलते निकलते। मरीज़ मोहब्बत उन्हीं का फसाना, सुनाता रहा दम निकलते निकलते। मगर जिक्र शामी अलम जब के आया, चराग़ सहर बुझ गया जलते जलते। मरीज़ मोहब्बत। इरादा था तरके मोहब्बत का, लेकिन फरेबे तबस्सुम गिरा गए हम। इरादा था तरके मोहब्बत का, लेकिन फरेबे तबस्सुम गिरा गए हम। अभी खाके ठोकर संभलने न पाए, कि फिर खाई ठोकर संभलते संभलते। अभी खाके ठोकर संभलने न पाए, कि फिर खाई ठोकर संभलते संभलते। मरीज़ मोहब्बत। वाह। अच्छा, कोई फेवरेट शायर ठहरा इस तमाम अरसे में जो आपने गाया, जिसको? मेरे सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा शायर हैं उनका नाम है उस्ताद कमर जलालवी। अच्छा, हमने इनका नाम कम सुना या, है ना? बहुत साहिब दीवान शायरों में शायद उनका शुमार नहीं है उस तरह। लेकिन वो उस्ताद कहलाते थे। मैं जब 71 में वहाँ से ढाका से मैं हिजरत करके आई पाकिस्तान कराची, तो वहाँ पे
मैंने गज़ल गाना शुरू किया। उस ज़माने में मैं गाती थी, ऐ मेरे हमनशी चल कहीं और चल, और भी उनकी बहुत, कभी कहा ना किसी से तेरे फसाने को, कब मेरा नशे मन अहले चमन गुलशन में यार ये तो गा दे। हाँ गा दूंगी, लेकिन स्टोरी तो सुना लूँ। तो ये सारी गज़लें मैं गाती थी। तो मैंने किसी से सुना था कि उनको भी बहुत शौक था कि हमसे मिले। जब मैं उनसे मिलने के लिए गई 1975 में, तो पता चला कि 74 में वो उनकी वफात हो चुकी। हाँ, फिर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं उनसे मिल नहीं सकी। और आपने गाया उन्हें इतना ज़्यादा? सबसे ज़्यादा गाया ही मैंने उनको। मतलब बंगाल में भी थी तो वहाँ पे भी मैं गाती थी उनकी गज़लें। सही। तो लोग वहाँ जो बंगाल के जो लोग थे वो लोग भी बेइंतहा पसंद करते थे उर्दू शायरी, क्योंकि उनकी गज़लें जो है ना बहुत आसान होती थी। हाँ, अब आपने अमूमन बड़ा आसान म्यूजिक गाया है, कोई उसमें गिरे नहीं है रागों की और सुरों की, हालांकि क्लीन क्लासिकल हमेशा से रहा। मैंने थोड़ा सा कि क्योंकि जब मैं शुरू में आई थी 71 में, तो एक हमारे होते थे मंजूर जमाल साहब, वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे। तो उन्होंने मुझे सुना हुआ था कि मुन्नी बेगम कोई है वहाँ पे बांग्लादेश में, वहाँ पे गाती है वो ढाके में। तो उन्होंने मुझे एक प्रोग्राम पे बुलाया कि क्या प्रोग्राम पे आइए। तो मैंने कहा अच्छा आऊँगी। कौन है उसमें? कहने का कोई नहीं, बस मेहंदी हसन है, इकबाल बानो। मैंने कहा अल्लाह इतना बड़ा आर्टिस्ट, उसके बीच में मैं जाऊँगी। मैं नहीं गई। 2-3 दफ़ा इन्होंने बड़े बड़े फनकारों का नाम लिया और मैं भाग गई। तो एक दफ़ा मेरी बड़ी बहन मेरे साथ जाती थी, उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्या बोलते हैं कि प्रोग्राम में नहीं जाती है? बोले मैं बताता हूँ। पूछती है फनकार कौन है? कहने का बड़े फनकारों का नाम लिएगा तो ये जिंदगी भर नहीं जाएगी, इतना डरती है। सही। तो फिर कहने का कि मुन्नी बेगम प्रोग्राम पे है। मैंने कहा कौन है प्रोग्राम में? कहने कोई नहीं, ऐसी जो है फला है। मैंने कहा अच्छा अच्छा, इसके सामने तो मैं गा लूँगी। मैं उस प्रोग्राम पे गई, वो कस्टम का प्रोग्राम था, पहला प्रोग्राम मेरा। तो उन्होंने वहाँ पे मुझे ग्रीन रूम में बैठा के अंदर से ताला लगा के चले गए। अच्छा। थोड़ी देर के बाद आवाज़ आया, उल्फत की नई मंजिल को चला, और इकबाल बानो साहब आ गए। तो फिर मैं तो इतना डरी, मैं गुस्सा करी। मैंने कितना बड़ा आर्टिस्ट को बुला के मुझे क्यों बुलाया? तो बहुत इतना गुस्सा मैंने किया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये गा के इंटरवल कर लेंगी तो फिर आप 2 गाना सुना के चले जाइएगा, 2 गज़लें। मैंने कहा ठीक है। वो चली गई, जैसे गा के वो आराम करने के लिए गई। मुझे उन्होंने 12:30 बजे बिठा दिया कि एक गज़ल खाली गा दिए। तो मैं आराम से गई और ऐ मेरे हमनशी मैंने आँख बंद करके सुनाया। जब क्लैपिंग की आवाज़ हुई तो आँख खोल के देखा तो जितने लोग गए थे वो सब वापस आ चुके थे। कोई भी खाने पे नहीं गया, इंटरवल नहीं किया। उसके बाद फिर मैं 3 घंटे मुसलसल सुनाती रही उनको। वो मुझे उठने नहीं दी। क्या बात। अरे वाकई बड़ी खूबसूरत गज़लें जिनका आप जिक्र करी हैं, मेरे हमनशी चल कहीं और चल। अब इस ये गज़लों का असल में थोड़ा सा मैंने माहौल चेंज किया था। पहले जो गज़लें हैं ना वो क्लासिकल में गाते थे, तो उस पर जो गज़ल के जो वर्ड्स हैं वो समझने में बहुत प्रॉब्लम होता था। मैंने क्या किया, जो आधा घंटे का जो गज़ल था उसको बिल्कुल सिमट के 5 और 6 मिनट में ले आई। और मैं पहली खातून, मतलब उस ज़माने में तो खैर लड़की थी कि एक मतलब दुबली पतली से लड़की, स्कूल से आई थी मैं, तो हारमोनियम बजा के गाती थी। ये बहुत बड़ी बात थी। सही, बिल्कुल। तो ये मेरा बहुत बड़ा मतलब मेरे ऊपर क्रेडिट था कि हारमोनियम बजा के मैं गाती। बिल्कुल सही। अच्छा फिदा साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक हैं? बिल्कुल, आपकी दुआएं, फरमाइए। माशाल्लाह। अगर मॉर्निंग में घर में स्टे हो तो मैं सिर्फ ये टीवी देखता हूँ, क्योंकि आपके मॉर्निंग शो बड़ी मैच्योर और बेपना अच्छे लोग लेकर आती हैं। अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी सेहत के साथ अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। और मैं ना सिर्फ मैं मुन्नी बेगम का फैन हूँ। मेरे बुजुर्ग भी जब हम विलेज में होते थे, गाँव में, तो वो उस वक्त मेरे वाले साहब टेप लेकर आए थे। उसमें बिजली नहीं थी हमारे गाँव में, तो हम सेल डाल के हरिपुर से और अहमदाबाद से मुन्नी बेगम की केस्टें लेकर जाके बड़े शौक से इनकी जो है ना, क्या बात है, बड़े यकीन करें। और हमारे जो इस्लाफ हैं उनकी भी ये फैन है, हम भी उनके फैन हैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं आज बड़ा मोटिवेटेड हुआ हूँ। तो अल्लाह पाक मुन्नी बेगम को और इनके जो बच्चे अमेरिका में हैं सबको अल्लाह पाक सेहत कामला कोई फरमाइश जो आप सुनना चाहें गए दिनों की याद में, जो आपने गुजारे में है? एक है नहीं है, बेपना इनकी हर सॉन्ग अच्छे हैं। एक बार मुस्कुरा दो, और भी बेपना इनकी जो है ना गज़लियात, जो उस्ताद कमर साहब की इन्होंने। चले फिर हम आपके लिए कोई एक मैं इनसे फरमाइश करती हूँ, वो सुनिएगा और एंजॉय कीजिएगा। मैं वही जा रही थी, कब मेरा नशे मन अहले चमन गुलशन में गवारा करते हैं, बिजली को पुकारा करते हैं, है ना, कुछ इसी तरह का था। वैसे आजकल हम भी थोड़ी थोड़ी देर के बाद बिजली को पुकारा करते हैं कि आ जा। पुकारती रही, क्योंकि मैं
समझती थी कि शायद इस्लामाबाद में जो है ना बिजली नहीं जाती होगी, लेकिन माशाल्लाह से आपको पता चला कि कैसे भरपूर तरीके से गई है। कितनी बर्फ गिरती है हमारे आशियानों हाँ, पर। लेकिन ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता सब सही हो जाएगा। अच्छा तो हो रहा है। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के ये बाद इतनी बड़ी तकलीफ नहीं है जिसको बर्दाश्त ना किया जा सके। हाँ जी बिल्कुल, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और उसके बाद कुछ और खूबसूरत सी गजलें आपकी नजर। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदेद और सुबह खैर जनाब। आज हमारी मुलाकात हो रही है मुन्नी बेगम से, हमारी कमाल किस्म की लेजेंडरी फनकारा जो कि आजकल अमेरिका से यहाँ तशरीफ लाई हुई है। जब आती हैं तो फिर आप मुख्तलिफ जगहों पे फंक्शंस कर रही होती हैं? जी जी। अच्छा, तो अमेरिका में जब होती हैं तब भी ये सिलसिला जारी है? वहाँ पे भी। अच्छा, इसीलिए आवाज़ में अभी तक निखार है और अभी तक मतलब उसी तरह से है? फिर रियाज करती हूँ। अच्छा। वहाँ पे अमेरिका में सुबह उठ के सबसे पहले मुँह हाथ धोकर चाय वगैरह पी के पौन घंटा इस पे रियाज रखती हूँ। अच्छा। फिर उसके बाद फिर बाकी काम शुरू करती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह अपने कुंबे को भी देखा, अब बच्चों को भी पाला है, तो इन सारी जिम्मेदारियों के बावजूद तबीयत में सख्ती नहीं आई, करख्तगी नहीं आई, हंसना मुस्कुराना, है ना? ये करख्तगी या दिल गिरफ्तगी वो सब चीजें नहीं। क्यों? वो पता क्या, वो सब आप रखे अगर अपने पास तो आपके चेहरे से फिर वो आना शुरू हो जाता है। सही। तो ये सब चीजें है नहीं ना, मैं किसी पे गुस्सा हूँ, नाराज हूँ, नहीं किसी से कोई शिकायत, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? नहीं। क्या बात है, क्या मलंग आदमी है आप। खुश मलंग औरत है। हाँ चले, अच्छा है, अल्लाह ताला अगर किसी को इस दर्जे बेनियाजी दे दे तो ये उसका बड़ा कमाल होता है कि वो बेनियाज हो जाए मखलूक और उसके दुख और उसकी दी गई तकलीफों से। हो गया ठीक है यार, जो भी है। बहुत सब्र और बहुत शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने जो भी दिया बहुत, मैं समझती हूँ हजारों में बहुत अच्छा दिया। बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, भाई बहन भी बहुत अच्छे हैं, मेरे परस्तार सब भी बहुत अच्छे हैं। सही। सब अच्छा, ये जो अब फरमाइश मैंने आपसे की थी, ये हबीब वली साहब ने भी गाई है खूबसूरत सी गज़ल, और पिछले दिनों ही उनकी वफ़ात भी हुई है। और पिछले साल हाँ, और बड़े ही एक कमाल किस्म के वो भी फनकार थे, तो उनकी याद में हम आपसे उनकी भी, आपने गाई थी पहले या उन्होंने गाई थी पहले? मैंने। आपने पहले गाई? मैं तो बंगाल में गाती थी। अच्छा ठीक है, फिर ये गज़ल उन्होंने भी गाई और मुझे बहुत पसंद है बचपन से, बहुत ही ज़्यादा। कब मेरा नशेमन नहले चमन गुलशन में गवारा करते हैं, कब मेरा नशेमन अहले चमन गुलशन में गवारा करते हैं, गुंजे अपनी आवाज़ों में, गुंजे अपनी आवाज़ों में, बिजली को पुकारा करते हैं, कब मेरा नशेमन अहले चमन। पोछो नारक रुखसारों से रंगीनी हुस्न को बढ़ने दो, पोछो नारक रुखसारों से रंगीनी हुस्न को बढ़ने दो, सुनते हैं कि शबनम के कतरे, सुनते हैं कि शबनम के कतरे फूलों को निखारा करते हैं, कब मेरा नशेमन अहले चमन।
जाती हुई मैयत देख के भी अल्लाह तुम उठ कर आ न सके। जाती हुई मैयत देख के भी अल्लाह तुम उठ कर आ न सके। तो चार कदम दो चार कदम तो दुश्मन भी तकलीफ गवारा करते हैं। दो चार कदम तो दुश्मन भी तकलीफ गवारा करते हैं। कब मेरा नशीमन अब हमारी आज की मलका सोगवार ने आपके लिए एक और तैयार की हुई फरमाइश। खुदा रूठ जाए तो सजदे करूं, सनम रूठ जाए तो मैं क्या करूं। थैंक यू कह दें उसे। थैंक यू वेरी मच। नहीं सनम को वो तो आपने सुना है तुम रूठे हम छूटे। अच्छा जी वो क्या है? खुदा रूठ जाए तो सजदे करूं, अगर सनम रूठ जाए तो मैं क्या करूं। थम थम के बरस इतना न बरस कि वो न सके। हुआ जाए तो जमके बरस इतना बरस कि वो जा न सके। इस कदर तेरा तस्वुर कभी बढ़ जाता है। आईना देखूं तुम तेरा नजर आता है। तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे। इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं। तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे। इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं। कोई इतना तो आकर बता दे जब तेरी याद आए तो मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं। मैंने मांगी मस्जिदों में दुआ, मैं जिसे चाहता हूँ मुझको मिले। मैंने मांगी थी मस्जिदों में दुआ, मैं जिसे चाहता हूँ मुझको मिले। जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया। अब खुदा ही न चाहे तो मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं। जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया। अब खुदा ही न चाहे तो मैं क्या करूं। ईमान दोनों में तफरीक है, पर इन्हीं दोनों पे मेरा ईमान है। इश्क ईमान
खुदा रूठ जाए तो सजदे करूं और सनम रूठ जाए तो मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं। जो खुदा रूठ जाए तो सजदे करूं और सनम रूठ जाए तो मैं क्या करूं। तेरी सूरत निगाहों में फिर आपका भी शुक्रिया, बड़ी अच्छी फरमाइश की आपने। अच्छा मुनियापा, मतलब शोबिज़ एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर आकर सब लोग ज़रा फेक, थोड़ा प्रिटेंशियस, यू नो, ज़रा एक आर्टिफिशियल लाइफ अडॉप्ट कर लेते हैं। आप कैसे अभी तक इतनी सादा और इतनी मासूम और इतनी रियल और इतनी नेचुरल हैं? मैंने झूठ को कभी नहीं अपनाया, चाहे वो अपने ऊपर हो या मेरे आवाज़ पे हो, किसी चीज़ पे भी नहीं। जो झूठ को अपनाते हैं उनकी पायदारी नहीं होती है, वो ऐसे ही आते हैं और फिर वैसे ही चले जाते हैं। मैं अपने दौर में 76 से मेरा जो वॉल्यूम निकला, 40 साल का अरसा गुजर चुका है। इस पे मैंने बहुत से फनकारों को आते हुए और जाते हुए देखा, लेकिन जो मेरी गज़ल का जो मेरा अपना जो महफिल अंदाज जो है वो आज भी वैसा का वैसा ही है, क्योंकि इस पे झूठ कुछ भी नहीं था। न मसनूईपन है गाने पे और ना कोई मसनूईपन है बातों पे और ना रहने आपकी शख्सियत में। क्या बात। हम एक ब्रेक के लिए रुके हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह खैर जनाब। आज मुनी बेगम से हमारी मुलाकात रही और आपकी तशरीफ लाने का हमेशा बहुत शुक्रिया। मुंतजर रहते हैं हम हमेशा इन टच। आ गई मुनी आपा, आ गई पाकिस्तान में, कब आएंगी? यहाँ पर एक दो दफ़ा बीच में आना कैंसिल भी हुआ, जिसका बड़ा दुख हुआ। अच्छा, आप कोई सवाल करना चाह रही थी? मैम, आप 15 साल अमेरिका में रही हैं, तो आप साथ साथ परफॉर्मेंस करती रही हैं या आपने बिल्कुल छोड़ दिया था? आपने परफॉर्मेंस का सिलसिला में जारी? बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ कॉन्सर्ट्स वगैरह करती हैं? मैं, हाँ, वहाँ से मैं अभी जो है ना 2014 में मैं गई हुई थी, स्विट्जरलैंड गई थी। उसके बाद फिर मैं सिंगापुर गई, फिर मैं इंडोनेशिया, सब जगह आना जाना करती रहती हूँ। चलता रहता है म्यूजिक का। अमेरिका में मैं वहाँ से कनाडा भी चली जाती हूँ। कनाडा तो खैर पड़ोसी है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल से निकलो वहाँ गए। अच्छा जी, अब कोई आखिरी सॉन्ग की फरमाइश कौन करना चाहेगा? मैं तो यही कह रही हूँ, झूम बराबर। अरे आंटी आप मुझे पहले बता दें, इतनी मर्दाना फरमाइशें आपकी, दोनों गानों की सख्त मर्दाना फरमाइश। भाई वो रेडी हैं, बिल्कुल सुनाएंगी। वो तो सुनाएंगी, वो तो सुनाएंगी। अच्छा, आपको खुद अपने बेशुमार माशाल्लाह गाने, कौन से गाने की फरमाइश सबसे ज्यादा आती है? खुद को कौन सा पसंद है? तकरीबन सारे ही गानों की ज्यादा आती है फरमाइशें। अच्छा, झूम बराबर हो गया, एक बार मुस्कुरा दो, आवारगी, ये सब जब महफिलों में मैं गाती हूँ तो एक दो तीन दफा सुनती हूँ। अच्छा सही। और खुद को कौन सा बहुत पसंद है? मुझे जो पसंद है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। अच्छा सही। वो तो कैसा है? वो जैसे अच्छा नहीं है, दुखी है। दुखी है? हाँ, वो मैं, हाँ, इतना टाइम नहीं है, गाना तो हम एक ही सुन सकेंगे। वो फिर आपको वो थोड़ा सा एक बोली गुनगुना दे उसका, जो आपका अपना पसंदीदा है। दिल की बात लबों पर लाकर अब तक हम दुख सहते हैं। दिल की बात लबों पर लाकर अब तक हम दुख सहते हैं। हमने सुना था इस बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं। दिल की तो अब हम थोड़ा सा झूमने की तरफ आएंगे और आपके तशरीफ लाने का बेहद शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया। आपसे भी इजाजत लूंगी मैं इस दुआ के साथ कि आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर। मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल फिर। रखिएगा ख्याल और दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जाते जाते झूम बराबर। ना हरम में ना सुकून मिलता है बुतखाने में, चैन मिलता है तो साथी तेरे में खाने में। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। काली घटा है मस्त फजा है, काली घटा है मस्त फजा है, जाम कर घूम घूम घूम। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। मोहब्बत करे रे शेख साहब नसीहत से बगावत करे रे। इसकी बेटी ने उठा रखी है सर पर दुनिया, ये तो अच्छा हुआ अंगूर को बेटा न हुआ। कम से कम सूरत साकी का नजारा करे ले, आँख में खाने में जीने का सहारा कर ले। आँख मिलते ही जवानी का मजा आएगा, कुछ तो अंगूर के पानी का मजा आएगा। हर नजर अपनी बसत शौक गुलाबी कर दे, इतनी पीर के जमाने को शराबी कर दे। जाम जब सामने आए तो करना कैसा, बात जब पीने की आ जाए तो डरना कैसा। धूम मची है मैं खाने में, धूम मची है मैं खाने में, तुझे बचा रे धूम धूम। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर। इसकी पीते ही तबीयत में रवानी आई, इसको बूढ़ा भी जो पी दे तो जवानी आए। पीने वाले का मजा, इसके हर घूंट में पोशीदा है जीने का मजा। बात तो जब है तू मैं का परस्तार बने, तू नजर डाल दे जिस पर बने मैं खार बने। मौसम गुल में तो पीने का मजा आता है, पीने वालों ही को जीने का मजा